ओके गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था, इफ एल्स की कंडीशन देख ली थी। फंक्शन को थोड़ा और डिफिकल्ट करके देख लिया था कि फंक्शंस में हम और किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर लूप, वाइल लूप, नेस्टेड लूप। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे आज के इस टॉपिक में। और ये जो टॉपिक्स चल रहे हैं, जो हम लास्ट समझे, टॉपिक से मुराद कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, लेकिन जो बेसिक्स है, जो हमारी पाइथन लैंग्वेज की बेसिक्स है, ये वो बेसिक्स है जिसको हम हर प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। ठीक है ना? अच्छा, मैं लूप सिखाऊं तो लूप हर प्रोजेक्ट में लगता है। इफ़ एल्स कंडीशन सिखाऊं, इफ़ एल्स कंडीशन हर प्रोजेक्ट में लगती है। फंक्शन सिखाऊं, फंक्शन हर प्रोजेक्ट में लगता है। लिस्ट, डिक्शनरी तकरीबन ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में लगता है। ठीक है। बाकी वेरिएबल्स तो, विदाउट वेरिएबल्स तो कोई प्रोजेक्ट बनता ही नहीं है, वो तो हर उसमें आता है। प्रिंट स्टेटमेंट हर प्रोजेक्ट में आती है। इसके अलावा हमने और क्या क्या चीज़ें देखी है। सेट टपल बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होता, लेकिन समाउ कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोजेक्ट में यूज़ हो जाता है। इतना कॉन्स्टेंटली नहीं होता जितना कॉन्स्टेंटली ये फंक्शंस, लूप, इफ एल्स, डिक्शनरी, लिस्ट यूज़ होता है, लेकिन समाउ वो भी कहीं ना कहीं यूज़ हो जाता है। तो ये जो बेसिक्स हम जितनी पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में यूज़ होती है। लेकिन जो अभी हम फॉर लूप और इफ एल्स और फंक्शन हमने पढ़े हैं, ये सारी चीज़ें तो मैंडेटरी हैं, इनके बगैर तो प्रोजेक्ट ही नहीं बनता। तो इस पे आप लोग अपनी ग्रिप रखें, स्किल्स, कॉन्सेप्ट इसके आप लोग क्लियर रखें। ठीक है। आज हम देख रहे हैं फॉर लूप। अच्छा भाई, लूप्स का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट क्या है, कि लूप रिपीटिशन करता है, अपने आप को रिपीट कराता है मल्टीपल नंबर्स ऑफ टाइम। फॉर लूप नॉर्मली, अगर प्रोग्रामिंग, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ, जैसे सी शार्प की बात करूँ, उसमें फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है। ठीक है, ये तीन तरीके के लूप होते हैं, लेकिन पाइथन में हमारे पास सिर्फ दो ही लूप है। एक है फॉर लूप और एक है वाइल लूप। सही है। इन दोनों में डिफरेंस कहाँ है, क्या कब कौन सा लूप यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नहीं तो पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ज़रूरी होगा। फॉर लूप को पहले भी मैं आप लोगों को एक दो दफ़ा करवा चुका हूँ, कहीं ना कहीं यूज़ करके मैंने दिखाया आप लोगों को। तो इसके कोई दो से तीन यूजेस हैं तो बहुत सारे, लेकिन नॉर्मली जो बिगनर लेवल में हम करते हैं वो बताने के लिए कि हम किसी वेरिएबल पे भी इसको कर चला सकते हैं, अपने हिसाब से किसी रेंज पे भी हम इसको चला सकते हैं। ठीक है। नॉर्मली पहले रेंज देख लेते हैं। सिनेरियो ये है कि सिंपल से, जो मैं पहली क्लास में भी मैंने आपको ये करवाया था, कि मुझे अपना नाम 10 बार प्रिंट करवाना है। ठीक है। तो अगर लूप की मेरे पास कंडीशन नहीं हो तो मैं किस तरीके से लिखूंगा अपना नाम? मैं लिखूंगा इस तरीके से, ये शकीब इमरान। इसको कॉपी करूंगा, ये पेस्ट। अब ये समझे ये कितनी बार, तकरीबन 10-11 बार मैंने यहाँ लिख लिया, लेकिन इससे हुआ क्या कि मेरा लाइंस ऑफ कोड बढ़ गया, मेरी मेमोरी बढ़ रही है, मेरी सारी चीज़ें बढ़ गई, और इस इतनी बार लिखने में मेरे गलती के भी चांसेस हो सकते हैं। ठीक है। ये तो एक बहुत छोटा सा केस है कि जिसमें मुझे 10 बार लिखना है। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे रिकॉर्ड इतने सारे होते हैं कि हम लाखों में रिकॉर्ड होता है, तो उसके लिए कि हम लाखों बार रॉ लिखते रहेंगे क्या? वो तो हमारा टाइम भी ले लेगा लिखने में, और प्लस गलती के चांसेस भी होंगे। तो इसमें इस चीज़ से बचने के लिए हमें प्रोग्रामिंग ने जो एक कॉन्सेप्ट दिया वो लूपिंग का दिया, कि भाई आपने जो चीज़ रिपीट करवानी है ना, आप उसको लूप में रखो और उसको बता दो कितनी बार रिपीट करवाना है, तो वो लूप एक दो लाइन में ही लगेगा और आपका काम हो जाएगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास ये इस तरीके से आउटपुट आ रहा है। सही है। यही सेम आउटपुट मैं कैसे ला सकता हूँ? मैं सिंपल सा फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर आई इन रेंज। अब रेंज में मैं वैल्यू दे देता हूँ कितनी बार रिपीट करना है, मतलब 10 बार करना है। कॉलन, अब कॉलन लग गया तो मतलब इसकी बॉडी आएगी। अब बॉडी में मैं लिखूंगा जो चीज़ मुझे रिपीट करनी है। मैं लिख दूंगा सैयद शकीब इमरान। ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें 10 बार सैयद शकीब इमरान लिखा हुआ आ गया। तो कितना सिंपल सा काम हो गया। पहले मैंने कोड लिखा था उसमें, और इसमें देखिए कितना मेमोरी भी नहीं ऑक्यूपाई हो रही, गलती के चांसेस भी बहुत, मतलब निगलेक्ट हो गए, होने के चांसेस है ही नहीं, क्योंकि दो लाइनें, इस दो लाइन को तो मैं मैनुअली भी ट्रेस कर सकता हूँ कि हाँ भाई इसमें मैंने क्या गलत करा है। ठीक है। इंस्टेड ऑफ 100 लाइन का कोड मैं देखूँ किस लाइन पे मैंने गलती करी है। तो ये चीज़ हमें हेल्प आउट, ये सिंपल सा लूप है जो कि हम रेंज के फंक्शन के साथ लगाते हैं,
जिसमें हम बताते थे भाई इतनी रेंज है और इतनी रेंज तक आप चलाओ। ठीक है, समझ में आ रही है बात गाइस? जी सर। अच्छा, फॉर लूप में जी सर। इंडेक्सिंग होती है, सही है। फॉर लूप चलता है इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से। तो फॉर लूप की जो इनिशियल स्टार्टिंग वैल्यू होगी इंडेक्स की वो होगी 0। ठीक है, तो ये आई की जो वैल्यू बन रही होगी ना वो इंडेक्स के हिसाब से बन रही होगी। पहले 0 बनेगी, इसको प्रिंट कर देगा, फिर दोबारा इसमें आएगा, फिर 1 लेगा। इसकी मैं आइट्रेशन आपको दिखाता हूँ वर्किंग किस तरीके से कर रहा है, सही है, गौर से देखिएगा। पहले इसको एग्जीक्यूट करा, अब ये क्या बता रहा है, आई की वैल्यू 0 है, सही है। और इसने फिर प्रिंट कर दिया, सही है शकीब राम, फिर दोबारा ऊपर चले गया। अब ये आई की वैल्यू बढ़ाता रहेगा, देखा आई की वैल्यू को 1 1 का इंक्रीमेंट लगता रहेगा, प्रिंट करेगा, चलती रहेगी अनटिल अनलेस मेरी रेंज पूरी ना हो जाए। अच्छा देखा, अभी 9 पे आ गया, सही है। अब आपको पता है इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से, और 0 से 9 में कितनी हो जाती है टोटल वैल्यूज, 10 हो जाती है। 10। तो ये जो जितनी मैंने 10 दी है मतलब ये n-1, ये स्टॉपिंग वैल्यू है, रेंज की आखिरी लिमिट ये n-1 की तरह चलेगी, ये 9 तक ही जाएगी, ये 10 तक नहीं जाएगी, सही है। ये देखें 10 पे नहीं गई, इसने बाकी आउटपुट दे दिया आपको। तो ये टोटल 0 से लेकर 9 तक की वैल्यूज आई होंगी। अब मैं आपको साथ में कंफर्म भी कर देता हूँ, एक तो मैंने डिबगर भी लगाया, साथ में मैं आपको इंडेक्स वैल्यू भी इसकी प्रिंट करा देता हूँ। आई, इसको यहाँ से हटाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं डायरेक्टली। तो आप देखें 0 से स्टार्ट हुई इसकी इंडेक्स वैल्यू, ठीक है, और ये कहाँ तक गई है, 9 तक। तो ये 0 से 9 तक पूरे 10 एलिमेंट होगा जितनी बार मुझे इसको प्रिंट करना था। तो ये सिंपल एक बेसिक का स्ट्रक्चर है कि आपने कितनी बार प्रिंट करना है। अच्छा, इसमें एक और फंक्शनलिटी आती है कि मैं इसको स्टार्टिंग इंडेक्स दे दूँ, कि भाई स्टार्टिंग वैल्यू आपने क्या करनी है, 1 से स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये अब देखें 1 से लेके 9 तक गया, गाइस देख रहे हैं आप लोग, 1 से स्टार्ट हुआ है और 9 तक गया। ये स्टार्टिंग वैल्यू आ गई, ये स्टॉपिंग वैल्यू आ गई। अब स्टॉपिंग वैल्यू मैंने 10 दिया था तो मतलब वो n-1 9 तक जाएगा। एंडिंग वैल्यू हमेशा n-1 की तरह चल रही होती है, स्टॉपिंग वैल्यू जो होती है आपकी। तो 10 दिया था तो मतलब 9 तक गया, लेकिन स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू मैंने क्या दे दी इसकी, 1। तो अब ये 0 की जगह 1 से स्टार्ट होगा। इसकी स्टार्टिंग वैल्यू मैं दे सकता हूँ इंडेक्स कहाँ से आपने स्टार्ट करना है। तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये कहाँ तक जाएगा, 1 से लेकर 9 तक। अगर मुझे इसको 10 तक लेके जाना है तो मुझे इसको 11 कर देना पड़ेगा ताकि ये 10 तक जाए। तो ये देखें अब 1 से लेकर 10 तक जाए, ये आखिरी वैल्यू 10 आ रही है और फर्स्ट वैल्यू 1 आ रही है। यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई कंफ्यूजन नो सर। नहीं नहीं, गाइस? सही है। अच्छा, अब ये देखें इसको हम कितना सिंपल, कितने इजी तरीके से इसमें हम टेबल्स भी बना सकते हैं। एक ही कोड होगा, सिर्फ वैल्यूज चेंज करते रहे और आपका वो आपको टेबल बना के दे देगा। फिर किस तरीके से देगा, देखें, प्रिंट एफ फंक्शन लगा देता हूँ मैं इसमें, सही है। उसके बाद मैं लिखता हूँ कोई सा भी टेबल में प्रिंट करूँगा, फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई बाय आई इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय आई। ये देख रहे हैं आप लोग मैंने क्या करा है। अब इसका जरा आउटपुट देखते हैं। ये देखें 2 का टेबल मेरे पास प्रिंट हो गया, गाइस देख रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 12 14 16 18 20। देख रहे हैं गाइस आप लोग, ये सिर्फ एक लाइन से यस। मैंने पूरा का पूरा टेबल प्रिंट कर दिया है। अब इसकी सिनेरियो क्या है कि जो मुझे टेबल प्रिंट करना है उसको लिखा मैंने, एक्स का साइन लगाया ताकि वो डिस्प्ले सही हो। आई में तो वैल्यू आती रहेगी, 1 से स्टार्ट होगी 10 तक जाएगी, सही है। और यहाँ जो टेबल है उसको लिखा और वो मल्टीप्लाई बाय आई हो जाएगा। मतलब आई 1 से स्टार्ट होगा ना, पहले चला 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 4, इस तरीके से ये चलता रहेगा। समझ में आई बात? जी ये कोड समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? जी समझ आ रहा है। अब यहाँ आप टेबल चेंज कर दें, यहाँ आप लिख दें 6 का टेबल, यहाँ भी आप 6 कर दें जाकर, अब ये 6 का टेबल आपका प्रिंट हो जाएगा। ये देखें 6 1 जा 6, 12 पूरा 60 तक ये चलेगा। तो ये कितने सिंपल तरीके से आप सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम। सर ये हमने क्यों रिपीट किया? इंडेक्स भी रिपीट कर रहे हैं, 6 भी रिपीट कर रहे हैं, इसकी क्या रीज़न है सर? क्या मतलब क्या रिपीट कर रहे हैं हम? अब ये 6 xi और फिर दोबारा 6 मल्टीप्लाई i किया है, ये रिपीट क्यों किया है सर? सर ये इसलिए करा है, आप अगर आप टेबल देखेंगे तो टेबल यहाँ पे देखो, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा? 6 आएगा सर। 6 आएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा? 12। 12। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, जो भी i की वैल्यू आएगी उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो i की वैल्यू ये है, ये 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 3 आ रहा है। तो यहाँ पे ठीक है। आपको सिर्फ दिख रहा है 6 मल्टीप्लाई बाय i। अब i जो पहले लूप चलेगा तो पहली i की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट ठीक है। क्या होगी? 1 1 1 होगी। होगी सर। तो 6 को जी। 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आंसर आएगा? 12। 6 को 1 से सॉरी मल्टीप्लाई 6 क्या आंसर आएगा? 6 आएगा। तो 6 यहाँ पे ये आ आएगा। गया 6 6 से आएगा, 6 से। = 1 या 6 लिखा है। फिर दूसरी बार नहीं लूप सर ये चलेगा। क्लियर है। एक्सक्यूज मी सर, सॉरी सर इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये जो पहला आपने दिया फंक्शन के बाद 6 मल्टीप्लाई इसकी समझ नहीं है कि ये क्यों किया, और फिर अगले की तो समझ आ गई जो हमने कर्ली ब्रैकेट बस में दी है हमने वो तो सिर्फ ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करी है ताकि हमारी वैल्यू एज पर रिक्वायरमेंट आ जाए। यहाँ प्लस भी लगा सकते हो, डिवाइड भी लगा सकते हो, इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो करना चाहो वो कर सकते हो। तो मेरा सिनेरियो ये था सर कि ये तो फंक्शन है ना जो हम परफॉर्म करवा रहे हैं उससे सर, ठीक है। तो ये उससे पहले वाला है ना, एफ के बाद वाले जो आपने स्ट्रिंग के साथ शुरू किया, मुझे इसकी थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि ये क्यों हमने दी है। ये तो हमने इसलिए लिखा ताकि हमें पता चले हमारा टेबल कौन सा है। अच्छा ठीक है। ठीक है, 6 लिखा है तो 6 आ गया यहाँ, 5 लिखूँ तो 5। ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, तो स्ट्रिंग जी जी तो ये तो ये जस्ट स्ट्रिंग है, ठीक लिखा है। हुआ है x और 6, ये सिर्फ लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं कर रहा। और i की जगह ठीक। जो i की वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी, जैसे 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। और यहाँ पे हम उन दोनों के जो i की वैल्यू आ रही है इसको उस टेबल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसका भी हम टेबल प्रिंट करना चाह रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। समझ में आया गाइस? सबको समझ में आया? जी माजिद, आपको सवाल है आपका? जी सर। सर अच्छा इसमें हम जो हमसा है 6 की जगह पे बहुत हल्की आ रही है माजिद, आवाज बहुत हल्की है। सर मैं कह रहा हूँ इसमें अब ठीक है आवाज? जी जी अब सही है। सर इसमें 6 की जगह पे हम यूजर से इनपुट लेके वो यहाँ पे डाल सकते हैं दोनों जगह पे उस वेरिएबल को, यूजर से इनपुट लेके वो हम डाल सकते हैं। हम कर लेते हैं उससे वो थोड़ा सा टेबल इक्वल टू इंटीजर इनपुट इंटर टेबल वैल्यू टू प्रिंट 1 to 10। ठीक है, मैंने एक वैल्यू दे दी भाई 1 to 10 में आप कोई भी वैल्यू दो, मुझे वो प्रिंट करवानी है, उसका टेबल में प्रिंट कराऊंगा जो भी आप मुझे वैल्यू दोगे। सही है, मैंने यूजर को इनपुट ले लिया। अब जो यूजर इनपुट देगा वो किस वेरिएबल में सेव हो जाएगा? आई टेबल में टेबल में वेरिएबल में सेव हो जाएगा। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टेबल और यहाँ भी हम कर देंगे टेबल। सही है, एग्जीक्यूट करते हैं। भाई पूछ रहा है इंटर द टेबल वैल्यू टू प्रिंट, मैं बोलता हूँ 3, तो मेरे पास 3 का टेबल आ गया, देख रहा? जी सर। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, मैंने बोला भाई 9, तो ये 9 का टेबल आ गया मेरे पास। अगर मैं बोलूँ भाई, वैसे तो मैंने रेंज दे दी 1 से 10 तक की, आप चाहें तो इसको मैं 99 भी दूंगा तब भी ये 99 का टेबल प्रिंट करेगा। ये देखा 99 का टेबल आ गया। सही है, तो ये आपका एक डायनामिक फंक्शन बन गया जो कि टेबल प्रिंट करेगा। आप यूजर से इनपुट लो, पूछो भाई कौन सा टेबल प्रिंट करवाना है, वो जो भी वैल्यू देगा वो प्रिंट करता रहेगा। समझ में आई इसकी वर्किंग? जी सर क्लियर है। जी शहजाद। सर ये जो यहाँ पर हमने रेंज इसको डिफाइन की है 1 to 10 की, जी जी, ये तो एक्ट नहीं कर रही है। अगर हमें इसको रिस्ट्रिक्ट करना हो कि भाई 1 to 10 तक की ही रेंज के अंदर यूजर डिफाइन करे कि भाई 1 to 10 के अंदर ही आप रिस्ट्रिक्ट रहते हुए जो है वो हमें वैल्यू इनपुट करें। ये आप इसकी बात कर रहे हैं, इसकी? जी 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 इसी की। तो इसमें फिर आपने इफ एल्स की कंडीशन लगानी पड़ेगी। आपने चेक करना पड़ेगा यूजर ने जो इनपुट दिया है वो 10 के बराबर और 10 से छोटा है
अगर है तो आप लूप चलाएंगे, अगर नहीं है तो आप लूप से बाहर ले जाएंगे उसको। लूप से बाहर। सही है, तो वो इफ एल्स की जो कंडीशन है फॉर से ऊपर ही लगानी पड़ेगी ना हमें? यस, फॉर लूप जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी जब ही चलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलें, आप ठीक है बोल रहे हैं, आप मुझे लिखवाएं ताकि आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, साथ में हो। आप मुझे लिखवाएं इसकी कंडीशन, घबराएं नहीं, जो भी है लिखवाएं ताकि आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो और स्टूडेंट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोई और लिखवा दे, कोई वॉलंटरी लिखवाना चाह रहा है कंडीशन। If table is इफ टेबल टेबल स्मॉल इक्वल टू इक्वल टू 10 equal to 10 एंड टेबल ग्रेटर देन 0 हो 0 तो ये चीज चलेगी इसके अंदर, अदरवाइज एल्स में आ जाएगा and प्रिंट value is greater टू than हैव इंटर आउट ऑफ द रेंज। range value. ठीक है, ये सिंपल सी स्टेटमेंट इसकी बन गई है। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, फिर देखते हैं भाई 1 चल रहा है, भाई 1 प्रिंट हो गया, ज़बरदस्त। अच्छा भाई 10 चल रहा है, 10 प्रिंट हो गया, ज़बरदस्त। अच्छा भाई 11 चल रहा है, ओहो यहाँ तो मसला आ गया। सही है, ये हमने रिस्ट्रिक्शन भी लगा ली, आपके सामने ही लगा, आपने सवाल करा, आपके सामने इसका सॉल्यूशन कर दिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब ये देखें, रिस्ट्रिक्शन बाउंडेड है, ये प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन है। प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन इन अ सेंस कि वैल्यू को 1 से बड़ा, 0 से बड़ा भी होना चाहिए और 10 या 10 से छोटी होनी चाहिए। मतलब 1 से लेके 10 तक की रेंज में मैंने लिमिट फिक्स कर दी है इसकी। सही है, जब ये ट्रू होगी तभी हमारा लूप चलेगा, जब नहीं होगी, इससे बड़ी या इससे छोटी वैल्यू जब भी मिलेगी तो वो एल्स वाली स्टेटमेंट में चले जाएगा। समझ में आया गाइस? जी सर। क्लियर है सबको? ये एक था सिंपल तरीका जो कि हम लगाते हैं इसमें फॉर लूप में, हम यूज करते हैं रेंज वाला फंक्शन। हाफिज आपको समझ में आया? अब्दुल्ला? जी आगे सर समझ। ओके, अब मुझे बताएं, मुझे अपने नेम पे लूप लगाना है, कैसे लगाऊं मैं? गाइस सर यहाँ पे 4 देखिए, मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग जो है वो भी इंडेक्स वैल्यू के हिसाब सर से चल रहा होता है जी। फॉर एफ सॉरी फॉर और उसके बाद है हम लगाते होते हैं एक्स इन फ्रूट, एक्स इन नेम, फॉर एक्स इन नेम्स, एक्स इन नेम, प्रिंट एक्स। प्रिंट एक्स करते हैं। ये देखें आ गया, बिल्कुल सैयद भी आ गया पूरा, सही है, स्पेस भी आया है, शकीब भी आ गया पूरा, फिर स्पेस भी आया है, फिर इमरान भी आया, सही है। ये चीज़ आ गई है क्योंकि इसमें स्ट्रिंग में स्पेस भी काउंट होते हैं, सही है, तो जो करेक्टर बनेगा वो स्पेस को भी काउंट करेगा, तो इसने इसके ऊपर लगा दिया। तो ये आप किसी भी नेम के ऊपर भी लगा सकते हैं, किसी वेरिएबल के ऊपर भी लगा सकते हैं कि इसकी इंडिविजुअली 1 बाय 1 करेक्टर या 1 बाय 1 वैल्यू लेके आए। तो ये तो मैंने नॉर्मली नेम पे लगाया, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब होता क्या है, मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट 1 के नाम से, इसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ ए एस डी 1 22 3 99.99 ट्रू फॉल्स शकेब, ठीक है, हेलो। अब ये मेरी एक लिस्ट है, सही है। अब मैं इस लिस्ट पे लगाना चाह रहा हूँ कि अब देखें, लूपिंग एक आपको ने सिंपल सीखी कि मैं एक रेंज दूं, उतनी बार वो चलेगी, सही है, उसमें मैं जो भी रेंज में काम करूंगा उतनी बार चलेगा, वो काम कर देगा। अब एक दूसरा तरीका होता है लूप का कि किसी वेरिएबल के ऊपर लूप लगाना, ठीक है।
अब एक वेरिएबल तो मैंने आपको दिखा दिया स्ट्रिंग का, जो कि मेरा नाम था, मैंने उस पर लगाया तो उस कैसे प्रिंट करा। वही सेम अप्रोच यूज होगी लिस्ट के लिए। फॉर का कीवर्ड डिनोट करता है X मेरे लूप को, तो पहले हम लिखेंगे फॉर। सही है। फॉर लिखने के बाद मैं for अब X. ये जो इसके अंदर वैल्यूज है, अब मैं इसको क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं किस नाम से इसको पुकारना चाह रहा हूँ, तो वही नाम लिख दूंगा। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं एलिमेंट्स, कुछ लोग कहेंगे वैल्यूज, कुछ लोग कहेंगे आइटम। अब जो भी आपको अच्छा लगे जी. वो आप नाम दे दो, जो भी आप दे दो। आप चाहो तो आई लिख दो, चाहो एक्स लिख दो, कुछ भी लिख दो। अब मैं जैसे इसमें बोलता हूँ आइटम, फॉर आइटम इन किसके अंदर, In लिस्ट वन list के। 1. लिस्ट 1 लिस्ट कॉलन लगाया, प्रिंट जो हम यहाँ नाम Print लिखते हैं उसी नाम को प्रिंट आइटम कराना, item. उसी में वैल्यू आती है। सही है। प्रिंट आइटम। अब ये क्या करेगा, वन बाय वन सारे आइटम उठा के मुझे प्रिंट कराता रहेगा। ये देखो, पहले ए दिया इसने, फिर ए एस डी, फिर वन, अनटिल अनलेस हेलो आखिरी वर्ड नहीं मिला, जब तक ये लूप चलता रहा। अब इस यही लूप अगर इस लिस्ट में 1,00,000 एलिमेंट होते, सही है, अगर इस लिस्ट में 1,00,000 एलिमेंट होता, ये 1,00,000 बार लूप चलता और हर बार उसका एक एक एलिमेंट लेके आता। इसी टाइप के लूप्स हम यूज करते हैं प्रोजेक्ट्स में। जब हमें रन टाइम पे डायनामिक डेटा मिल रहा होता, वी डोंट नो कि उसकी लेंथ क्या है, कितना डेटा है, 5 है, 5,000 है, 5,00,000 है, 50,000 है, कितना डेटा नहीं पता चल रहा होता। तो हम वहाँ पे इसी तरीके से लूपिंग लगाते हैं। फिर उस लूप के अंदर जो हमें कंडीशन लगानी होती है, कंडीशन लगे भाई अगर शकेब आ जाए तो क्या करना है, अगर हेलो आ जाए तो क्या करना है, अगर ट्रू मिल जाए तो क्या करना है। इस टाइप की चीज़ें हम करते हैं। समझ में आ रहा है किसी वेरिएबल पे कैसे लगाते हैं? जी सर। इसमें कोई चीज़ मुश्किल लग रही Yes, है? sir. No, sir. ओके। डिक्शनरी का मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। डिक्शनरी में की वैल्यू होते हैं तो हम की वैल्यू के हिसाब से उसका लूप लगाते हैं, तो वो भी आप लोगों को पता चलेगा कि उस पर हम किस तरीके से लूप लगाते हैं। ठीक है। जी अच्छा, सर. मैं एक कोड लिखूंगा तो मुझे आप लोगों ने बताना है वर्क क्या करेगा। Okay. मुझे इसका आउटपुट बताया कोई, एग्जीक्यूट होने से पहले। सर एप्पल को रो एंड कॉलम में क्या होगा? सर इंडेक्स 1 आई जो है ना सर, ये रो के लिए यूज हो जाएगा और जे कॉलम आई किसके लिए यूज होगा ये बताएं। रो के लिए, रॉ के रो लिए, के और ये जे कॉलम के लिए। जे कॉलम के लिए यूज होगा। पक्की बात है। और कोई बताए मुझे। सर आई लिस्ट 1 के लिए यूज हो रहा है और जे लिस्ट 2 के लिए यूज हो रहा है। बिल्कुल सही। आउटपुट क्या आएगा मुझे ये बताओ। सर दोनों लिस्ट प्रिंट हो जाएंगे, जो लिस्ट 1 के एलिमेंट है वो आ जाएंगे अलग अलग और लिस्ट 2 के एलिमेंट अलग अलग आ जाएंगे अच्छा, लिस्ट कॉलम के वाइज। एलिमेंट अलग अलग आ जाएंगे, लिस्ट टू के एलिमेंट अलग आ जाएंगे। ठीक है, और कोई बताना चाह रहा सर इंडेक्स सिस्टम, सर इंडेक्स 0 पे एप्पल जो आ रहा है वो इसके सेम जो है ना, वो लिस्ट 2 के 1 आ जाएगा एप्पल के। यही है।
इस तरह से। अब मैं जिसका नाम लूँ वो बताइए, सब कुछ ना कुछ जवाब देना चाह रहे हैं लेकिन मिक्सअप हो रहा है। शहजाद, शहजाद आप बताना आउटपुट क्या आएगा इसका। शहजाद, साथ आप बताना, साथ जावेद। लूप चलेगी, दोनों लिस्ट 1 और लिस्ट 2 पर लूप चलेगी। सही है। आउटपुट क्या आएगा? लूप तो चलेगा। सही। और सर ये दोनों लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों प्रिंट हो जाएंगे। दोनों प्रिंट आ जाएंगे। मुझे कोई एग्जांपल दें, क्या आएगा? पहली फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? सर जी फर्स्ट वैल्यू आएगी जो लिस्ट 1 की, जो एप्पल, मैंगो और ऑरेंज ये चीजें आएंगी, और फिर उसके बाद 1 2 3 आएगा। ठीक है, सही है। सर मैंने इसमें आएगा एप्पल जो है, जितना ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना इसका लिस्ट 1 का जी, ये लिस्ट 2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उतने ही बार प्रिंट होना चाहिए। जैसे एप्पल है तो एप्पल 1 के साथ भी आएगा, एप्पल 2 के साथ भी आएगा, इस तरीके से चलेगा। क्योंकि आई और जे दोनों प्रिंट हो रहे हैं ना, आई और जे दोनों बार बार आ रहे हैं। ठीक है। शहजाद ने जो बात बताई वो बिल्कुल सही बताई। इसका आउटपुट इसी तरीके से आएगा। किस तरीके से? पहला लूप चलेगा। मेरे साथ साथ आप लोग बताते रहे ये लूप क्या काम करेगा, तो आप लोगों को वर्किंग समझ में आ जाएगी। अगर मैं पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करूंगा तो ये पहली वैल्यू कौन सी लेके आएगा? 1 की। अरे यार, ये जो हाईलाइट करी उसको बताओ ना, जो हाईलाइट की। एप्पल एप्पल आएगा। इसकी पहली वैल्यू क्या आएगी? एप्पल। एप्पल सही है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ एप्पल। सही है, पहली वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है। जब इसने पहली वैल्यू ले ली उसके बाद ये लूप के अंदर आएगा, फिर ये दूसरा लूप चलाएगा। इसकी पहली वैल्यू कौन सी आएगी? 1 1। तो अब ये क्या, जे की जगह कौन सी वैल्यू है? 1। तो यहाँ पे आ जाएगा एप्पल। कॉमे के साथ यहाँ आ जाएगा एप्पल। सही है। अब ये जब जी। ये वाली लाइन प्रिंट कर देगा तो दोबारा जाएगा ये वाले लूप पे, ऊपर वाले लूप पे नहीं जाएगा, इसी लूप पे जाएगा। सही है। अब इसकी दूसरी वैल्यू कौन सी है? 2 2। तो यहाँ आ जाएगा 2। अब यहाँ जे की जगह आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा एप्पल, क्योंकि आई की वैल्यू अभी एप्पल की है। फिर दोबारा जाएगा यहाँ पे, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। इसी तरह 4 5। जब इसकी पूरी 5 हो जाएंगी ये प्रिंट कर देगा, तो ये दोबारा आके इसी लाइन को चेक करेगा भाई इस लिस्ट में और एलिमेंट हैं या नहीं है। तो इस लिस्ट में एलिमेंट नहीं मिलेंगे, खत्म हो जाएंगे, तो ये फिर दोबारा जाएगा सबसे ऊपर वाले लूप पे। अब उसकी नेक्स्ट वैल्यू उठाएगा। एप्पल के बाद कौन सी वैल्यू आएगी? मैंगो। मैंगो। तो लेके आएगा, फिर दोबारा नीचे आएगा, फिर चेक करेगा इस लिस्ट में कितने एलिमेंट है, उतनी बार लूप चलाएगा। 5 एलिमेंट है तो एक एक करके पूरी वैल्यूज लेके आएगा, वो मैंगो के साथ प्रिंट करेगा। इसका आउटपुट देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें आउटपुट देखें आप। 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल। चाहिए बोला तो मुझे वाला गेम याद आ रहा है, एक मछली पानी से निकली कपार। 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4 5। 5 तक एप्पल आ गए। उसके बाद देखें मैंगो आ रहा है। 1 से लेके 5 तक मैंगो आ रहा है। फिर इसी तरह 1 से लेके 5 तक ऑरेंज आ रहा है। फिर इसी तरह 1 से लेके 5 तक हमारे पास बनाना आ रहा है। फिर इसी तरह 1 से लेके 5 तक पीच। तो समझ में आ रही है इसकी वर्किंग? जी। गाइस सबसे पूछ रहा हूँ मैं, इसमें डीबगर लगा के भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। यहाँ मैंने लगाया डीबगर, एग्जीक्यूट करते हैं इसको। अब फोकस रखिएगा हाईलाइटेड उस पे, ये जो मेरी ब्लू वाली लाइन हाईलाइट हुई है ना, इस पे फोकस रखिए। अभी ये किस लाइन पे? मेन लूप पे है, जो कि लिस्ट 1 पे लग रहा है। इसने आई की वैल्यू क्या ले ली? एप्पल। गाइस देख रहे हैं? गाइस सबको नजर आ रहा है? जी आ रहा है। आई की वैल्यू एप्पल यस यस सर। और जे की फर्स्ट वैल्यू क्या आई? 1। अब ये आ गया प्रिंट पे। अब इसने एक बार प्रिंट करा, फिर दोबारा देखे जे वाले लूप पे चले गए। फिर जे की वैल्यू इसने चेंज करी 2, फिर प्रिंट करा। फिर जे की वैल्यू चेंज करी 3, फिर प्रिंट करा। फिर जे की वैल्यू चेंज करी 4, फिर प्रिंट करा। फिर जे की वैल्यू करी 5, फिर प्रिंट करा। फिर दोबारा जाएगा जे की वैल्यू चेक करने।
अब जब 5 हो गई है तो अब ये लूप की वैल्यू खत्म हो गई है, लिस्ट में और एलिमेंट नहीं है, तो अब ये क्या करेगा, ऊपर वाले लूप पे चले जाएगा दोबारा। ये देखो ऊपर वाले लूप पे आ गया। अब ये एप्पल के बाद वाली वैल्यू लेगा मैंगो, फिर नीचे वाले लूप में आया, अब ये दोबारा 1 से स्टार्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5, जैसे ही लिस्ट खत्म हुई अब ये दोबारा ऊपर वाली लिस्ट पे चले जाएगा, फिर यहाँ से दूसरी वैल्यू लेके फिर 1 से स्टार्ट करेगा इसको। इस तरह करते करते ये पूरा लूप चलेगा। दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। नेस्टेड फॉर लूप है ये जो मैंने अभी लगाया। नेस्टेड का मतलब ये होता है एक से ज्यादा लूप के अंदर एक और लूप लगा हुआ है। जैसे हमने नेस्टेड लिस्ट देखी थी, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट लगी हुई है। जैसे हम नेस्टेड डिक्शनरी देखी थी, एक डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी लगी हुई है। इसी तरह लूप, नेस्टेड वर्ड आ गया मतलब एक लूप के अंदर एक और लूप लगा हुआ है। मतलब ये एक लूप है ना, इस लूप की बॉडी के अंदर एक और लूप लगा हुआ है। दिस इज कॉल्ड नेस्टेड फॉर लूप। समझ में आया? जी सर। पिक्चर क्लियर हो रही है? फॉर लूप वर्क किस तरीके से करता है? गाइस यस सर। अब आ जाते हैं जरा वाइल लूप पे। तो वाइल फॉर लूप वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, खत्म हो गया। अब हम चलते हैं वाइल लूप की तरफ। किसी को सवाल तो नहीं है फॉर लूप से रिलेटेड? जी साथ जी साथ अब हम आ जाते हैं वाइल लूप पे। ठीक है, अच्छा फॉर लूप जो है हमारा वो कब चलता है? फॉर लूप हम एक लिमिट देते हैं, रेंज देता है, उसके बाद वो आके चेक करता है कि इस रेंज में मुझे करना क्या है। ठीक है, और फॉर लूप हम किसी वेरिएबल पे लगाते हैं, वेरिएबल की जो भी लेंथ होगी उतनी बार वो आइटरेट करेगा, उसकी वर्किंग वहां तक होगी। वाइल लूप कब चलता है? वाइल लूप हम कब लगाते हैं? वाइल लूप चलता है कंडीशन पे। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वाइल लूप चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। जैसा अभी हमने एक एग्जांपल की थी जिसमें स्टूडेंट ने सवाल कर रहा था, सर मैं इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहूँ कि भाई 1 से 10 तक जब वैल्यू हो तभी ये टेबल प्रिंट करे, इसके अलावा ना करे। तो वहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे थे। ठीक है, तो हमने वो इफ़ की कंडीशन पहले लगाई, उस इफ़ के अंदर हमने फॉर लूप लगा। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जहाँ भी हमें कंडीशन की बेस पे लूपिंग करनी होती है वहाँ हम लगा देते हैं वाइल लूप। तो वाइल लूप हम कंडीशन देते हैं, वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो लूप चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप नहीं चलेगा। ये बात क्लियर है जो अभी मैंने आपको डिफाइन करी? जी सर। वाइल लूप डिपेंडेंट है कंडीशन पे। कंडीशन ट्रू होगी तो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ओके। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं सिंपल सी एग्जांपल होती है, जैसे काउंट इक्वल टू 0। ये बिगनर लेवल की एग्जांपल दे रहा हूँ। काउंट इक्वल टू 0। अभी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि बिल्कुल 0 लेवल से आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिए जाए, क्योंकि फॉर लूप वाइल लूप एक कॉम्प्लिकेटेड भी है। आगे जब हम एडवांस लेवल इसका पढ़ेंगे तो मुश्किल भी लगेगा इसमें। लेकिन नॉर्मली आप लोगों को बिगनर लेवल पे ये कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, आप लोग पता तो चले, एटलीस्ट नो हाउ तो हो जाए लूपिंग हम कर किस तरीके से। अच्छा, अब हम लगाते हैं वाइल काउंट स्मॉलर देन और 10। सर विद सर विद लिखा गया है ओह वाइल की जगह पे विद। सॉरी, थैंक यू। वाइल काउंट स्मॉलर देन 10। ठीक है, ये मेरी कंडीशन है। अभी कंडीशन तो आपको समझ में आ रही है ना? काउंट की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 10 से, और जो काउंट की डिफॉल्ट वैल्यू दी वो मैंने क्या दी है? 0 है सर। 0 है, तो वो कंडीशन तो मेरी ट्रू होगी। सही है, उसके बाद मैं लिखूंगा प्रिंट काउंट। यहाँ पे मुझे एडिशनली वर्क एक करना है, वो ये कि मुझे काउंट का इंक्रीमेंट करवाना पड़ेगा, अदरवाइज ये लूप अनलिमिटेड टाइम तक चलता रहेगा। नहीं, मैं क्या करता हूँ, काउंट
इक्वल टू काउंट की जो भी वैल्यू आएगी उसमें प्लस कर दो 1। +1। काउंट यही वेरिएबल है, उसमें यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी काउंट की बाय डिफॉल्ट है, जैसे पहले 0 है तो 0 आ जाएगी, 0 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो ये वाले काउंट की वैल्यू बन जाएगी 1। तो ये यहाँ पे चेक करेगा भाई 1 स्मॉलर देन 10 है, यस है, वो आगे दोबारा 1 प्रिंट कर देगा। फिर 1 में 1 प्लस करेगा 2, फिर चेक करेगा 2 स्मॉलर देन 10 2 है, यस है। इस तरह चलते चलते देखेगा 9 स्मॉलर देन 10 है, बिल्कुल सही है, आगे प्रिंट कर देगा। जब 9 में 0 से 9 तक आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 10। अब जैसे ही इसको 10 मिला, 10 स्मॉलर देन 10 है, नहीं है, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। एग्जीक्यूट करें तो ये देखें इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक की आ रही है, 0 से लेके 9 तक की वैल्यू, 9 तक। सही है। जैसे इसको अगर मैं ये वाली लाइन कमेंट कर दूं तो अब काउंट की वैल्यू बढ़ेगी, मुझे बताएं आप लोग। नहीं सर। नहीं बढ़ेगी। तो अब ये लूप अनलिमिटेड टाइम तक चलते रहेगा, इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। ये देखो चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, रुकेगा ही नहीं। जब तक मैं इसको खुद से ना रोकूं ये रुकेगा ही नहीं। ये देख रहे हैं चल रहा है, अभी भी रनिंग है, यस सर। कंटिन्यूअस है। अब इसको मुझे फोर्सफुली रोकना पड़ेगा। ये देखें गलती करती ना, मतलब अब इसका यही पर्पस होता है, कंडीशन पे डिपेंडेंट है, कंडीशन ट्रू मिल रही है इसको हर बार। भाई 0 तो हर बार ही 10 से छोटा होगा ना, क्योंकि 0 में कुछ इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा है, इसको लाइफ टाइम के लिए कंडीशन ट्रू मिल रही है। तो जब तक इसको ट्रू मिल रही है चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये प्रिंट कर रहा है अभी भी कंडीशन में, रनिंग कंडीशन में ये प्रिंट कर रहा है 0। देख रहे हैं आप लोग। यस यस सर। इसको हम कर देते हैं स्टॉप। ठीक है, मैंने अब टर्मिनेट कर दिया इसको। ठीक है, लिखा हुआ कीबोर्ड इंटरप्ट, मतलब मैंने इंटरप्ट कर दिया है इसको। तो अब ये एक फ़र्क है इसका कि अगर मैंने इसकी कंडीशन ट्रू कर दी और ऐसी कंडीशन लगा दी जो कि हमेशा के लिए ट्रू होगी, तो ये हर वक्त ही चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है आप लोग? यस सर। जी सर। अब इस पे वो वाली कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं जो कि हमने वहाँ पे टेबल वाली अप्लाई करी। सही है, हम लेते हैं टेबल का इनपुट, इंटीजर इनपुट, इंटर टेबल वैल्यू 1 to 10। ठीक है, अब यहाँ हम लगाते हैं इस पे कंडीशन, वही कंडीशन लगी। अब इफ के साथ नहीं लगाए, वाइल टेबल स्मॉलर देन इक्वल टू 10 हो इक्वल टू एंड टेबल ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, प्रिंट करो एफ फंक्शन, यहाँ लिखो टेबल, टेबल की जो भी वैल्यू है वो आ जाए, मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे आई की वैल्यू हम ले लेंगे इक्वल टू टेबल मल्टीप्लाई बाय आई, और हम यहाँ कर देंगे आई इक्वल टू आई प्लस 1। अब बताएं इसका आउटपुट क्या आएगा गाइस। सर ये जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा वो तो आ जाएगी, वो तो टेबल तो चल पड़ेगा, लेकिन ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम चलता जाएगा, क्योंकि आई को हमने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ है कहीं पे। करेक्ट, आई को रिस्ट्रिक्ट किया ना, आई टेबल तो मेरा चल जाएगा, टेबल वो मुझे प्रिंट करेगा, लेकिन कितनी बार प्रिंट करेगा, कितनी बार प्रिंट करेगा, वो सिर्फ अनलिमिटेड टाइम तक प्रिंट करता रहेगा। उसको आई की वैल्यू 100, 200, 300, 400, 500 तक भी चली आएगी। इंटर वैल्यू करते हैं मैं बोल 5। अब ये देखें 5 कहाँ तक चलेगी, देख रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी है, इसने वैल्यूज प्रिंट कर दी। ये यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रहा,
ये अनलिमिटेड टाइम तक चल, टेबल तो प्रिंट कर रहा है मेरा 5 का ही प्रिंट कर रहा है, लेकिन अनलिमिटेड टाइम तक प्रिंट कर रहा है। अब मुझे इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर टेबल की जगह एड्रेस आई टेबल का टेबल सर ये आई आई लगाएंगे यस आई व्हाइल आई एंड टेबल इस कंडीशन में हमारे पास इस बेस्ट कंडीशन में हमारे पास कि हम इसको फॉर लूप के साथ रखें, क्योंकि हमारे वहाँ पे आई की भी लिमिट हो रही थी और हम उसको इफ एल्स के साथ भी रोक सकते थे। अब अगर हमें यहाँ पे करना है तो यहाँ पे हमें कंडीशन के साथ खेलना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे वाइल स्मॉलर देन इक्वल टू 10, टेबल ग्रेटर देन इक्वल टू 10 के साथ साथ इन पूरे को मुझे पहले डालना पड़ेगा एक ब्रैकेट में, और फिर बोलना पड़ेगा एंड आई स्मॉलर देन और 11। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ हम लिखते हैं 5, तो ये 5 चले गया 10। देखना आप लोग यस गाइस, जी सर समझ में आ रही कंडीशन? जी सर। अब ये जो मैंने अभी खामोशी से काम करा है ना, ये बहुत मैटर करता है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप लोगों को पता हो कि मैं इसको सेपरेट किस तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, अब एक कंडीशन है जो कि एक ही वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, उन पूरी कंडीशन को मैंने एक राउंड ब्रैकेट के अंदर कर दिया कि मतलब ये मेरी एक सेपरेट कंडीशन है और मतलब एंड लगाए, इसके बाद ये मेरी अदर कंडीशन है, बट मुझे दोनों की दोनों ट्रू चाहिए, ये कंडीशन भी ट्रू हो और ये कंडीशन भी ट्रू हो। क्यों? क्योंकि बीच में एंड लगा हुआ है। देख रहे हैं सब लोग? जी सर। तो ये चलेगा कैसे? पहले वो ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों कंडीशनों को ट्रू चेक करेगा, पहले वो ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों कंडीशनों को ट्रू चेक करेगा कि दोनों कंडीशनें ट्रू हो रही हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंड लगा हुआ है, इसके बीच में और इन दोनों के बीच में ये एंड लगा हुआ है, तो मतलब ये दोनों की दोनों होनी चाहिए पहले ट्रू। अब जब इस ब्रैकेट का रिजल्ट उसको मिल गया ट्रू, मतलब दोनों ट्रू है, फिर वो चेक करेगा इस वाले एंड के साथ कि ये वाली भी ट्रू है या नहीं है। अगर ये वाली ट्रू है और ये भी ट्रू है तो फिर मेरा लूप चला देगा ये। अगर ये ट्रू है और ये ट्रू नहीं है तो मेरा लूप नहीं चलाएगा, कंडीशन फॉल्स है। समझ में आई आप लोगों को? जी सर। ये कंडीशन देखिए, मैंने एक ही उसमें सारी कंडीशन दे दी कि अब इस पे रिस्ट्रिक्ट, आई को भी मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, टेबल को भी मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई इससे ज़्यादा नहीं चल। बट यहाँ पे आप लोगों ने ये इंक्रीमेंट का ख्याल रखना है कि इंक्रीमेंट लगाना पड़ेगा। अगर आपको ऐसी कंडीशन बना दें जिसमें आपको इंक्रीमेंट बाय 1 चाहिए तो आपने ये करना पड़ेगा। अगर मैं ये नहीं करूँगा तो ये लाइफ टाइम चलता रहेगा। प्लीज समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? कोई सवाल है इससे रिलेटेड? नो सर। जी ओके। गाइस सबसे पूछ रहा हूँ मैं, चलो अब मैं एक और तरीक़ेकार दिखा रहा हूँ। तो ये जो मैं अब तरीक़ेकार अप्लाई कर रहा हूँ, ये आप लोग आगे असाइनमेंट में आएगा जब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाऊँगा। सही है? तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मीटिंग एक्सपायर होने में कितना टाइम लगेगा? 9 मिनट है। चलो कोशिश कर लेते हैं 9 मिनट में पूरी करने की इसको। गौर से देखिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ चॉइस। ये होती क्या चीज़ है मैं ये भी बताऊँगा आपको। चॉइस मैंने एम्प्टी कर दिया, वाइल चॉइस नॉट इक्वल टू, ये देखें नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन आ गई है। सही है? वाइल चॉइस नॉट इक्वल टू हो 5, प्रिंट
प्रिंट टू थ्री फोर 2 3 4 4 का हम लिख देते हैं एग्जिट। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं चॉइस इक्वल टू इनपुट चूज एंड ऑप्शन। ठीक है, if choice equal to 1 print you choose option 1 elif choice equal to 2 print you choose option 2 elif choice equal to 3 print you choose option 3 इनवैलिड ऑप्शन। ठीक है, एक मैंने लूप लगाया है। ठीक है, चलो एग्जीक्यूट करते हैं हम। ये देखिए मेन्यू आ गया, चूज एन ऑप्शन। मैं 1 प्रेस करता हूँ तो मेरे पास आ गया यू चूज ऑप्शन 1। फिर दोबारा चल गया, मेन्यू आ गया चूज एन ऑप्शन। ठीक है, मैं 2 प्रेस करता हूँ तो मेरे पास आ गया यू चूज ऑप्शन 2। मैं 3 प्रेस करता हूँ मेरे पास आ गया यू चूज ऑप्शन 3। मैं 4 प्रेस करता हूँ तो मेरा लूप टर्मिनेट हो गया, एग्जिट हो गया। चूज एन ऑप्शन 4 एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे ब्रेक हो गया, मतलब मेरा टर्मिनेट हो गया, स्टॉप हो गया। तो ये कंडीशन भी मुझे अलाउ नहीं कर रही आगे आने के लिए, और यहाँ पे मैंने ब्रेक लिखा है। एक 2 कीवर्ड होते हैं हमारे पास जो कि नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। एक होता है कंटिन्यू और एक होता है ब्रेक। कंटिन्यू का मीन्स होता है कि करंट आइट्रेशन को स्टॉप स्किप कर जाओ और आगे दूसरी आइट्रेशन पे चले जाओ। ब्रेक का मतलब होता है कि बस यहीं पे रुक जाओ, ना इसके आगे जाओ ना इसके पीछे जाओ, कहीं भी नहीं जाओ, यहीं से लूप टर्मिनेट होगी, इसके आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया 4 ऑप्शन 4 कि भाई जो भी ऑप्शन 4 सेलेक्ट करेगा तो मुझे वहाँ पे अपना लूप स्टॉप कर देना है, टर्मिनेट कर देना है। तो ऑप्शन 4 पे मैंने लिख दिया बाय डिफॉल्ट ब्रेक। सही है, मैंने क्या लिखा, ब्रेक। अब ये ब्रेक क्या कर रहा है, मेरे लूप को रोक दे रहा है। जैसे ही मैंने ये लिखा ऑप्शन 4 तो देखें उसके बाद नेक्स्ट लाइन में कुछ भी आउटपुट नहीं आया मेरे पास, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, प्रोसेसिंग स्टॉप। अगर मैं यहाँ ब्रेक ना लिखूँ, मैं यहाँ लिख दूँ प्रिंट थैंक यू फॉर यूजिंग आवर सिस्टम प्रोग्राम। ठीक है, मैंने ये लिख, इसको हम सेव करते हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ तो यह देखें ये मेरे पास मैसेज आ गया थैंक यू वाला, और उसके बाद मेरा प्रोग्राम एग्जिट हो गया। मैं अगर ब्रेक ना भी लिखूँ तो मेरा प्रोग्राम ऑप्शन 4 के बाद
ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। क्यों स्टॉप हो जाएगा कोई मुझे बता सकता है? सर ऊपर जो क्योंकि हमने ऊपर कंडीशन लगाई है 4 इज नॉट इक्वल दिस टू। कंडीशन अगर ऑप्शन 4 नॉट इक्वल टू 4 है ना, अब उसको ऑप्शन में चॉइस में 4 मिला, तो मतलब वो ये कंडीशन ट्रू हुई नहीं, तो वो मतलब यहाँ पे अब रुक गया, स्टॉप हो गया, तो इसलिए उसने अब आगे बढ़ा नहीं। तो समझ में आया ये वाला तरीक़ेकार कि हम किस तरीके से वाइल लूप को यूज़ करके अपना एक मेन्यू बार भी बना सकते हैं। उसमें हम यूज़र से ऑप्शंस ले सकते हैं, भाई आप बताओ आप क्या करने क्या क्या चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि कंटिन्यू रखना चाह रहे हो, प्रोग्राम बंद करना चाह रहे हो, नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाह रहे हो, तो इस टाइप की हम कंडीशन बना के उस कंडीशन के अंदर उसके अकॉर्डिंगली काम कर लें, कोई फंक्शन कॉल कर लें। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अब ये आप लोगों को एक टास्क है जो कि मैं दे रहा हूँ, आपने यही मेन्यू बार बनाना है। अब आपने क्या करना है, प्रेस 1 फॉर एडिशन, प्रेस 2 फॉर सब्सक्रिप्शन, प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, प्रेस 4 फॉर डिवीजन, प्रेस 5 फॉर क्लोज द प्रोग्राम या एग्जिट द प्रोग्राम। उसके बाद आपने यहाँ पे हर चॉइस के अंदर उसका एक फंक्शन बना देना है। चाहो तो फंक्शन, बल्कि आपने एक फंक्शन बनाने, ये आपका डायरेक्ट से मैं नहीं बताऊंगा कैसे बनाना है। आपने फंक्शन बनाने और हर चॉइस में वो फंक्शन कॉल करने अकॉर्डिंगली, ठीक है? मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं कैसे बनाना। आपने वाइल लूप यूज करना है, मेन्यू बार यूज करना है, ऑप्शंस देने अपने हिसाब से ऑप्शन दे दो भाई, प्लस दबाओगे तो फॉर एडिशन या 1 दबाओगे फॉर एडिशन, जो आप देना चाह रहे हो वो दो। उसके साथ आपने हर चॉइस में उसका फंक्शन कॉल करना है। आप उसका फंक्शन कॉल करो और यूजर इनपुट की आप यूजर से इनपुट लो मतलब आप जो होगे यूजर से इनपुट लोगे, जो उस ऑप्शन के अगेंस्ट आपने परफॉर्म करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, वो आपने फंक्शन में देनी है। फंक्शन अपना एक रिजल्ट देगा और आपने वो रिजल्ट मुझे आउटपुट में दिखाना है। तो ये आप लोगों को एक टास्क है, इंटरेस्टिंग है, फनी है, छोटा सा है, मुश्किल नहीं है, लेकिन एक ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए आपके ज़रूरी है कि आपका माइंड खुलेगा किस तरीके से मैं कर सकता हूँ। सही है? समझ में आ गया लोगों को टास्क गाइस? जी समझ। कंटिन्यू करें। अच्छा, मुझे एक चीज़ आप लोगों को बतानी है जो कि मेरे जहन से निकल गई, वो मैं आपको बता देता हूँ। लिस्ट 1 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फॉर आइटम इन लिस्ट 1 if list if item equal to 5 then continue, elif item इक्वल टू हो हमारे पास 7, ठीक है? यहाँ कर देंगे ब्रेक, इसमें लिखेंगे ग्रेंट आइटम। जी लूप समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये जो मैंने अभी लूप लगाया, जी सर। गाइस ये लूप समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? जी सर। अब ये देखें लूप करेगा क्या, इसमें दो चीज़ें मैंने लगाई हैं। अगर आइटम की वैल्यू 5 आ जाए तो आपने क्या कर देना, कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करेगा, करंट आइट्रेशन, जैसे उसको 5 मिला या कंटिन्यू देख के दोबारा लूप पे चले आएगा, नेक्स्ट आइट्रेशन उठा लेगा, वो किसी और स्टेटमेंट पे नहीं जाएगा, मतलब उस लाइन को स्किप कर देगा। और जैसे ही उसको 7 मिल जाएगा तो वो ब्रेक कर देगा, मेरा लूप स्टॉप कर देगा और 7 के आगे वाली वैल्यूज नहीं उठाएगा, और उससे पहले जितनी वैल्यूज आएंगी वो एल्स वाली स्टेटमेंट में चल जाएंगी। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है और 5 नहीं आ रहा, 5 5 नहीं आ रहा, 5 पे मैंने कंटिन्यू लिख दिया था, तो उसने उस करंट आइट्रेशन को स्किप कर दिया, तो नेक्स्ट आइट्रेशन पे चले गए जो कि 5 के बाद आ रही है 6, तो उसने 6 दिया। अब 6 के बाद जब उसको 7 मिला है तो 7 मिलके वो यहाँ चेक कर रहा है यहाँ पे
कि उसको 7 मिला तो उसमें मैंने क्या लिख दिया, ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है लूप ब्रेक। टर्मिनेट कर दो, इमीडिएट स्टॉप कर दो। तो जैसे ही इसको 7 मिला होगा उसने स्टॉप कर दिया, क्योंकि 7 में मैंने कुछ प्रिंट नहीं करा हुआ, इसलिए 6 के बाद कुछ प्रिंट भी नहीं हुआ और डायरेक्टली मेरा लूप जो है वो टर्मिनेट हो गया, स्टॉप हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर। यस सर। गाइस सबसे पूछ रहा हूँ, सबको क्लियर है? जी क्लियर। सर तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। कंटिन्यू वर्ड का भी पता हो, कंटिन्यू का वर्ड करता क्या है। ब्रेक का आपको पता हो ब्रेक क्या करता है। कंटिन्यू हमारी करंट आइट्रेशन को स्किप कर देगा, नेक्स्ट आइट्रेशन पे चले जाएगा। ब्रेक हमारा इमीडिएट लूप टर्मिनेट कर देगा, स्टॉप कर देगा, लूप से बाहर आ जाएगा इसके बाद। सही है? यस सर। अब जैसे मैंने आप लोगों को कल कहा था कि मैं आप लोगों को कुछ पैटर्न्स बताऊंगा, पूछे जाते हैं बिगनर लेवल पे, कोड करवाया जाता है स्टूडेंट से, ताकि उसका पता चल जाए कि उसको लूप की वर्किंग पता है या नहीं। एक तो मैं बना के दिखा देता हूँ, बाकी फिर मैं असाइनमेंट वगैरह में दूंगा, तो आप लोग भी कोशिश करेंगे उसको करने की। सही है? अच्छा, हम यहाँ ले लेते हैं यूज़र से इनपुट, टीचर इनपुट वैल्यू बिटवीन 0 to 8। तो मैंने एक नॉर्मली स्टेटमेंट दे दी इसको, जिसमें वो मुझे इनपुट देगा। ठीक है? उसके बाद मैं लूप लगा रहा हूँ फॉर आई इन रेंज। ठीक है? अब रेंज में मैं इसकी स्टार्टिंग दे रहा हूँ 1 से, कॉमा, और जो n की वैल्यू होगी जो भी यूज़र देगा उसमें +1 कर दूँगा। +1 मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इनिशियल इंडेक्स स्टार्ट नहीं कर रहा 0 से, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 1 से। तो जो भी मुझे वो वैल्यू देगा उसमें मैं 1 प्लस कर दूँगा। अगर मुझे 10 देगा फॉर एग्जांपल, मैं उसको 11 कर दूँगा ताकि वो 10 तक जाए। समझ रहे हैं आपने +1 मैंने किस लिए करा है? गाइस समझ में? यस सर। अब प्रिंट के बाद मैं लिखता हूँ फॉर इन रेंज आई की जो भी वैल्यू होगी उतनी रेंज तक दूसरा लूप चलेगा। ठीक है? उसके बाद मैं प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट स्टैटिक कॉमा एंड इक्वल टू स्पेस। उसके बाद आएंगे लूप के बाहर और यहाँ कर देंगे प्रिंट एम्प्टी। ये मेरा एक लूप है, इसका आउटपुट देख लेते हैं पहले क्या आ रहा है, ये देखते हैं। ये देखें, इसका आउटपुट ये आ रहा है। गाइस एक पैटर्न डिजाइन हो गया यहाँ पे, देखना गाइस आप लोग। जी सर। जी। एक पैटर्न डिजाइन हो गया, ये दिया जाता है इंटरव्यू में बच्चों को, बिगनर लेवल के जो जाते हैं, इंटर्नशिप के लिए जो जाते हैं। मुझे भी दिया गया था, तो भी वेरियस मुझे भी दिया गया कि आप एक पैटर्न डिज़ाइन करें। वो सिर्फ आपको स्क्रीन आउटपुट पे दिखाएंगे मुझे ये चाहिए आउटपुट, अब आपने इसके हिसाब से कोड करना। ये आपको PDF पेपर दे रहे तो उस पर ये प्रिंट हुआ होगा इसकी ये पैटर्न, बोलेंगे इस पैटर्न का आप लोग कोड लिखें। ठीक है? तो आपने इसका कोड इस तरीके से लिखा। अब मुझे ये बताएं आप लोग इसका कोड समझ में आ रहा है, किस तरीके से वर्क कर रहा है ये भी समझ में आ रहा है या नहीं? कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। समझ नहीं आया सही। नहीं आया समझ में? किस किस को समझ में आ गया है? जिसको कोड समझ में आ गया है एड्रेस, इतने सारे लोगों को समझ में आ गया है? कोई बात नहीं। अब मेरे साथ साथ जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, उसमें पार्टिसिपेट करें तो आपको ये कोड समझ में आ जाएगा। ठीक है? पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। सही है? जी। पहले इस लाइन पर फोकस करते हैं। सही है?
फॉर आई, अब आप आई का पता है, आई मैंने कोई भी रैंडमली वेरिएबल दे दिया, अब इसमें कुछ भी नहीं, सही है। फॉर आई जी रेंज, भाई रेंज दी मैंने कहाँ से स्टार्ट करूँ इंडेक्स वैल्यू 1 से, जी वन से कॉमा बिल्कुल जी n प्लस 1, n में कौन सी वैल्यू आएगी, जो भी जो ये जो इनपुट जो होगा जो इनपुट यूजर होगा इनपुट यूजर देगा की तरफ उसमें 1 प्लस कर दूंगा। अब वो 5 देगा तो ये 6 हो जाएगा, अब वो 7 देगा तो ये 8 हो जाएगा, अब वो 8 देगा तो ये 9 हो जाएगा। वो इसलिए दिया है क्योंकि स्टॉपिंग वैल्यू n-1 की तरह एक्ट करती है। अगर वो यहाँ पे 8 दे रहा है तो मुझे यहाँ पे 9 लिखना ही पड़ेगा ताकि वो 8 तक जाए, ऐसा ही है ना, जी यस सर। इसलिए मैंने उसमें +1 करवाया है। यहाँ तक बात क्लियर है। जी जी सर। उसके बाद आ गए, ये पहला लूप हो गया जिसको हम आउटर लूप कहते हैं, जो कि मेन लूप है। उसके बाद उसके अंदर एक और लूप लगा हुआ है जो कि उसका इनर लूप कहलाता है। ये बेसिकली नेस्टेड लूप लगे हुए हैं, यहाँ पे एक इनर लूप लगा है। अब जरूर जाहिर सी बात है, ये पहले आई की वैल्यू लेके आएगा। पहले आई की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होगी, 1 वन से स्टार्ट होगी। अब इसने आई की वैल्यू ले ली, अब ये यहाँ पे आ जाएगा। और जे इन रेंज, आई की जो भी वैल्यू को उतनी रेंज तक लूप चलेगा। वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 1, तो ये लूप कितनी बार चलेगा, एक बार एक बार एक बार चलेगा। ये आगे प्रिंट कर देगा, क्या प्रिंट करेगा, स्टार, स्टार प्रिंट कर देगा। स्टार और यहाँ एंड पे जो मैंने ये लिखा है ना, ये बताता है बेसिकली लाइन मेरी एंड किस पे होनी है। तो मैंने बोला भाई लाइन जो भी आप एंड करोगे ना, स्टार के बाद एक स्पेस दे देना, स्टार के बाद एक स्पेस दे देना, और उसके बाद लाइन टर्मिनेट होगी, सही है। और उसके बाद मैंने से के बाहर निकल के प्रिंट लिखा है एम्प्टी, जो कि क्या करेगा, मुझे एक न्यू लाइन पे ले जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, से एक न्यू लाइन पे ले जाएगा। जब न्यू लाइन पे ले जाएगा तो दोबारा आएगा ये वाले लूप। अब पहले 1 थी वैल्यू, अब क्या हो जाएगी, 2 2 2 अब यहाँ की कितनी वैल्यू हो जाएगी आई की, 2 2 2 तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 2 बार 2 बार। पहले ये प्रिंट करेगा, सही है, फिर दोबारा इस पे आया, स्पेस मिला हुआ है, उसी लाइन पे दोबारा ये एक और स्टार प्रिंट कर देगा, फिर उस लाइन पे स्पेस दे देगा। जैसे ही ये लूप खत्म होगा उसके आगे ये वाला प्रिंट चल जाएगा जो कि न्यू लाइन में ले जाएगा। समझ रहे हैं, से यस सर। जब न्यू लाइन में चलेगा तो दोबारा ये यहाँ से स्टार्ट करेगा उस न्यू लाइन। थोड़ा समझ में आया बल्कि, जी यस सर। का आउटपुट देखते हैं और फिर इसको देखते हैं। चलिए अब आ जाए, अब कोड भी देखें और मेरा आउटपुट भी देखें, सही है। पहले ये आई, सही है, ये लाइन इसको फोकस कर। तो पहली आइट्रेशन 1 है, इस लूप में आके आई की वैल्यू 1 है। इसने क्या करा, प्रिंट करा स्टार, इसने एक स्टार प्रिंट कर दिया और स्टार के बाद एक स्पेस देगा। तो ये स्टार के बाद एक स्पेस आ रहा होगा यहाँ पे, कितना ये स्पेस आ रहा होगा, ये चीज़ प्रिंट हो गई इसलिए लाइन स्टार और उसके साथ स्पेस। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस? जी यस सर। उसके बाद जी। ये खत्म हो गया, किसकी रेंज ही 1। उसके बाद ये लूप के बाहर आया, प्रिंट करा, एम्प्टी प्रिंट, मतलब वो न्यू लाइन पे आ गया, यहाँ पे आ गया, सही, न्यू लाइन पे आ गया। जहाँ मेरा कर्सर है वो यहाँ पे आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है? यस जी सर। ने ये चलाया, अब आई की वैल्यू हो गई 2, फिर वो यहाँ पे आया, सही है, आई की वैल्यू 2 मतलब 2 बार लूप चलेगा। तो उसने क्या करा, पहले एक स्टार प्रिंट करा पहली बारी में, सही है, उसके साथ उसने स्पेस दिया, तो ये स्पेस के साथ ये स्टार आ गया, सही है। यहाँ तक बात क्लियर है? फिर दोबारा इसी जी लूप अभी तो एक बार चला था, दूसरी बार चल रहा है, दूसरी बार चला तो उसने दोबारा ये स्टार प्रिंट कर दी, यहाँ पे देखिए ये स्टार प्रिंट हो गई। उसके बाद एक और स्पेस दिया होगा इसके बाद, जो कि यहाँ नज़र नहीं आ रहा आपको, यहाँ स्पेस, ठीक है। उसके बाद जब ये लूप खत्म हो गया 2 बार, तो उसने तीसरी लाइन पे जाके यहाँ आके स्टार्टिंग पोजीशन इसने ये कर दी। फिर उसने इस तरीके से चलाया चलाया चलाया, इस तरीके से वो बढ़ रहा है स्टेप बाय स्टेप। समझ में आई बात? जी अगर मैं इसकी जगह स्पेस की जगह कर देता हूँ इक्वल टू, सही है, अब देखिएगा, समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है? यस सर। जी क्लियर हो रही है? वो मैंने वाइट स्पेस दिया था इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन अब मैंने इक्वल टू का साइन दे दिया तो हर स्टार के साथ इक्वल टू आ रहा है, देखा आप? जी समझ में आ रहा है गाइस? वो समझ में आ रहा है, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। जी सर। अब
यहाँ जब अगर मैं इसको हटा के स्पेस दे दूँ तो वापसी स्पेस के साथ नज़र आना शुरू हो जाएगा मुझे, जो कि पहले भी अच्छा लग रहा था। ये देखो ये स्पेस आ रहा है, इसके साथ भी स्पेस आ रहा होगा, यहाँ भी स्पेस, यहाँ भी स्पेस, हर जगह स्पेस। सही है। अब सही। प्लगिंग करके आपको दिखा दूँ ताकि आपको और क्लियर हो। एग्जीक्यूट करा, मैं पूछ रहा वैल्यू डालो, तो वैल्यू डाल देता हूँ 5 डाली। तो अब यहाँ पे चलाया हमने, तो यहाँ आई की वैल्यू क्या आई है 1। सही है। और यहाँ भी आई की वैल्यू 1 होगी, मतलब 1 से मुराद n-1 0, मतलब j की जो इनिशियल वैल्यू चलेगा जी, तो वो आगे यहाँ पे प्रिंट कर देगा ये वाली लाइन। जब वो प्रिंट करेगा तो दोबारा लूप पे जाके चेक करेगा कि और लिमिट है या नहीं है। इसकी एक ही लिमिट थी तो उसने एक बार प्रिंट कर दिया, अब इसकी लिमिट नहीं है तो अब इस लूप के बाहर आ जाएगा प्रिंट वाली लाइन। ये देखें प्रिंट वाली लाइन पे आ गया, मतलब न्यू लाइन पे चले गए। फिर न्यू लाइन पे आने के बाद ये दोबारा गया वाले लूप पे, अब उसकी नेक्स्ट वैल्यू उठा रहा है 2। अब आई की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2, मतलब 2 बार चलेगा नीचे वाला अंदर वाला। पहली बार चला, दोबारा गया, फिर दोबारा आया, 2 बार चल गया, तीसरी बार गया तो अब नहीं चलेगा क्योंकि इसकी लेंथ पूरी हो चुकी है, वो प्रिंट चला। फिर ऊपर गया, उसकी वैल्यू बढ़ाई, फिर इस तरह ये 3 बार चलेगा, फिर इस तरह चलते 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 पूरा लूप हमारा कंप्लीट कर देगा। ठीक है, समझ में आ गई वर्किंग जी। गाइस? क्लियर है? कुछ नहीं करवाया ताकि आप लोगों को पता हो कि हम कर क्या रहे हैं। कोई कंफ्यूजन है? जी क्लियर। और क्या इससे शेप कोई स्केच बन सकता है? इससे स्केच बन सकता है? स्केच तो नहीं आप बना सकते, शेप्स वगैरह आप बना सकते हो, पॉलीगॉन वगैरह इस टाइप की शेप बना सकते हो, हार्ट स्टार्स बना सकते हो, लेकिन उसके लिए पूरी लूप की वर्किंग बताओ किस तरीके से बनाना है। ओके सर। अब इसको अगर मैं रिवर्स, अगर मैं बोलूँगा इसको रिवर्स करो, मतलब मैं चाह रहा हूँ ये अभी 1 से स्टार्ट हुआ 5 तक गए ना, अब मैं चाह रहा हूँ 5 से स्टार्ट हो 1 तक आए, रिवर्स ऑर्डर में आए, तो फिर क्या करेंगे आप? एनीवन? माइनस लगेगा सर। माइनस का सर, ये माइनस करेंगे सर। 8 से स्टार्ट करेंगे, रेंज जो है वो 8 से स्टार्ट करेंगे। करेक्ट, इसी तरीके से हम करेंगे माइनस वाला। अब देखें, अब इसको करते हैं माइनस, उल्टा चला n-1। अभी हमने सीधा चलाया, अब हम उसको उल्टा चलाएंगे। सही है, सारी चीज़ें वही रहेंगी, यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, यूज़र हमें इनपुट दे रहा है, सिर्फ हमें यहाँ पे चेंज करना है। ये जो हमने इनिशियल बोला था 1 से स्टार्ट हो, अब हम बोलेंगे यूज़र ने जितनी लेंथ दी है वहाँ से स्टार्ट करो, भाई एन से स्टार्ट करो। सही है। और जाना यस सर। तुमने जाना आखिरी इंडेक्स 0 तक, आप जो फर्स्ट वैल्यू होती है हमारी वहाँ तक जाना। सही है। और तुमने स्टेप करना है -1। ठीक है, हमने इसको बोला भाई तुम्हारी स्टार्टिंग वैल्यू ये है, तुम्हारी एंडिंग वैल्यू ये है, और तुमने -1 का वो करना है, डिक्रीमेंट करना है बाय -1। सही है। मतलब 5 अगर मैंने वैल्यू दी है तो 5 पहली बार प्रिंट कर देगा, और उसके बाद जब लूप खत्म होगा तो 5 में से 1 माइनस कर देगा, हो जाएगा 4। फिर दोबारा आएगा, 4th बार चलेगा, फिर उसमें से 1 माइनस कर देगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर अनटिल अनलेस 0 तक पहुंचेगा, तो फिर वो मेरा स्टॉप हो जाएगा लूप। समझ में आई बात? जी सर। अब इसको एग्जीक्यूट करें, अब देखो 5, तो ये देखें पहले 5 बार चला, फिर 5 में से 1 माइनस करेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने -1 लिखा, तो 4 बार चला, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, और उसमें जब 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली लूप मेरा एंड हो जाएगा। सिर्फ इस लाइन को चेंज करा, सिर्फ फर्क ही यही था ना कि पहले हम 1 से स्टार्ट कर रहे थे, अब हम बोले स्टार्ट करो 5 से, लेकिन अब उसमें 1 माइनस करते रहे। फॉर लूप में बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट होता है बाय +1 का। फॉर लूप में बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट होता है +1 का, ये बात मेरी याद रखिएगा। फॉर लूप में बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट होता है बाय +1 का। जब आपने देखा होगा कि हम बोले थे 1 से स्टार्ट करो, तो 1 के बाद 2 ऑटोमेटिकली आ रहा था ना, मुझे यहाँ +1 लिखना तो नहीं पड़ रहा था, ऐसे ही है ना।
गाइस जी सर। क्योंकि वो उसकी वर्किंग Yes, जी sir. उसकी डिफॉल्ट वर्किंग सेट है, उसने इंक्रीमेंट बाय 1 करना है। अब जब मुझे डिक्रीमेंट करना है तो मुझे उसको बताना पड़ेगा भाई डिक्रीमेंट बाय 1 करना है। तो मुझे यहाँ बताना पड़ा -1 लिख के कि भाई अब तुमने माइनस करना है, -1 करना है। तभी वो रिवर्स ऑर्डर में चलेगा, अदरवाइज वो रिवर्स ऑर्डर में नहीं चलेगा। सही है, समझ में आई बात? जी जी या पॉलीगॉन बनाए, पॉलीगॉन का मैं आपको टास्क दे दूं या वो सिखाऊं? टास्क दे दें, आई थिंक वो ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर अगर ना बना तो मैं आपको उसमें बता देता हूँ। ऑलमोस्ट ये लाइन तो सेम होगी इसमें, सही है। यहाँ पे हमें कुछ चेंज करना है, इस प्रिंट की जगह एक और लूप लगेगा उसमें, 2 इनर लूप लगेंगे उसमें, एक जे के लिए एक के लिए, सही है। क्योंकि पहले हमें उसको बढ़ाना है, फिर हमें उसको घटाना है, ठीक है। तो जब भी वो पॉलीगॉन की शेप बनेगी, जिस तरीके से ये अगर मैं ये वाला चलाऊं 8, अब जिस तरीके से ये बढ़ रहा है तो उस तरीके से फिर वो नीचे डिक्रीमेंट भी होगा, जैसे ही बढ़ रहा है ना वैसे डिक्रीमेंट भी होगा। या आप ट्राइंगल की शेप बना लो उसमें, तो वो आपने देखना लूप की वर्किंग कैसे चला, ठीक है। एक लूप तो ये हो गया जो कि बताएगा भाई कितनी बार चलना है, दूसरा लूप ये हो गया कि मुझे प्रिंट करवाना है, तीसरा लूप ये होगा कि आपने उसमें तो डिक्रीमेंट भी करना है या स्पेसिस भी देने हैं। आपने पहले स्पेसिस देने होंगे, उसके बाद आपने उसको स्टार प्रिंट करना होगा, फिर जब स्टार प्रिंट हो जाएगा उसमें तो उसमें आपने डिक्रीमेंट भी करना है, आपने स्पेस कम भी करना है। तो ये आप लोगों ने देखना पड़ेगा। चलो बल्कि मैं करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को 2 लूप वाला कॉन्सेप्ट मिल जाए, उसके बाद मैं आप लोगों को टास्क दूंगा, फिर आप लोग वो कर लेगा, ठीक है। अच्छा, पहले हम शेप बनाएंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, रेंज जो आएगी वो इसमें +1 कर देंगे, सही है। फॉर जे इन रेंज, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देने होंगे स्पेसिस ताकि वो सेंटर से प्रिंट करना शुरू करे। तो स्पेसिस देने पड़ेंगे, तो मुझे यहाँ पे कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ मुझे करना पड़ेगा n-i, जो भी n की वैल्यू होगी उसमें से i माइनस करेगा और उतना वो स्पेस दे देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे दे देते हैं स्पेस, ब्लैंक स्पेस, ठीक है। वो स्पेस दे देगा, और जब स्पेस दे ही रहे हैं तो यहाँ पर स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मेरा काम हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना, प्रिंट करवाना है स्टार फॉर के इन रेंज। अब यहाँ पे जो इसकी कंडीशन है, उसको हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय i -1। प्रिंट करवाते हैं हम यहाँ पे स्टैटिक कॉमा एंड हमें विदाउट स्पेस रखना है। उसके बाद जब ये चीज़ें हो जाएं तो लूप के बाहर आके हमें प्रिंट करवा देने न्यू। चेक करते हैं, अच्छा ये ट्रायंगल बना है बेसिकली, सही है। अच्छा, ट्रायंगल के लिए हमें करना क्या था कि ये आप देख रहे हैं शुरू में स्पेस, इसके स्पेस, इसका स्पेस, इसका स्पेस, इसका और इसका, ठीक है। गाइस देख रहे हैं आप लोग? Yes, sir. जी पहले ही लूप चला, ये वाली लाइन तो आप लोग क्लियर है। दूसरी लूप ये n-i, जो j की हम रेंज दे रहे हैं वो क्या दे रहा है कि भाई तुमने उसमें से i माइनस कर लेना, जो भी i की वैल्यू, तो इनिशियल i की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे i की वैल्यू आ गई 1, और j में i की वैल्यू आ गई 1, सही है। तो जो इसकी रेंज बनेगी, n मैंने 5 दिया, तो 5 - 1 करेंगे तो कितनी हो जाएगी 4, तो ये लूप चलेगा 4 बार।
4 बार चल के ये क्या करेगा, सिर्फ स्पेस देगा। पहला एक स्पेस यहाँ से यहाँ तक का, फिर दूसरा यहाँ से यहाँ तक का, फिर तीसरा यहाँ से यहाँ तक का, चौथा यहाँ से यहाँ तक का। 4 स्पेस इसने दे दिए, इसका लूप खत्म हो गया। उसके बाद ये वाले लूप का सही है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद मैं यह बोल रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय आई। आई की अभी वैल्यू क्या थी, 1 ना, ये रही ना। आई की वैल्यू क्या है, 1 1। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 और उसमें से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 1। ये लूप भी एक बार चलेगा। तो ये लूप क्या करेगा, सिर्फ एक बार स्टार प्रिंट करेगा और स्पेस कोई भी नहीं देगा। ठीक है, तो इसने एक स्टार प्रिंट करा, स्पेस कोई भी नहीं है, लूप खत्म हुआ। उसके बाद ये न्यू लाइन वाला प्रिंट हो गया, न्यू लाइन। सही है, कर्सर मेरा यहाँ पे आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस, क्लियर है। यस सर। अब वापसी आ जाओ ऊपर, जी। आई की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 2। सही है, n माइनस आई कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 इक्वल 3। अब ये क्या करेगा, 3 स्पेसेस देगा। पहला स्पेस, दूसरा स्पेस और तीसरा स्पेस। 3 स्पेस दिए इसने, इस लूप का काम खत्म हो गया। उसके बाद ये आएगा याले लूप पे। ये क्या करेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय आई। आई हमारे पास 2 था, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 1 3, 4 मतलब 3 दफा ये स्टार प्रिंट करेगा। तो इसने क्या करा, 1 2 3 बार स्टार प्रिंट करा। उसके बाद ये प्रिंट वाली लाइन पे आ गया, जो कि अब न्यू लाइन पे आ गया। फिर ये दोबारा ऊपर गया, आई की वैल्यू बन गई 3 और ये बन जाएगा 2। तो मतलब 2 बार स्पेस देगा, वाइट स्पेस। एक बार ये दिया इसने और एक बार ये दिया, 2 स्पेस इसने दे दिए। उसके बाद ये आके 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6, 6 माइनस 1 5, 5 बार ये स्टार बना देगा। ठीक है, उसके बाद वही प्रिंट वाली न्यू लाइन। फिर ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, एक वाइड स्पेस देगा और ये 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 1 7, 7 स्टार बना देगा। फिर प्रिंट वाला आ जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 5, क्योंकि 5 हमारी रेंज थी। और ये हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 5 माइनस 5 0, मतलब कोई भी स्पेस नहीं देगा, लूप चलेगा ही नहीं। 0 रेंज पे चलना ही नहीं कुछ, तो ये चलेगा ही नहीं, ये कोई स्पेस नहीं देगा। ठीक है, वो डायरेक्टली आ जाएगा फिर के पे। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, 10 माइनस 1 इक्वल टू 9, 9 बार ये स्टार प्रिंट करेगा। फिर ये प्रिंट वाली लाइन पे आ जाएगा। जब इसे 9 बार प्रिंट कर लिया, प्रिंट वाली लाइन पे, फिर दोबारा इस लूप पे आके चेक करेगा कि भाई अब कोई रेंज है इसके अलावा। तो 5 ही रेंज दी हुई थी, 5 बार ही चला, तो लूप यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, इसके आगे नहीं चलेगा। तो ये एक आधा हिस्सा मैंने कर दिया है। आधा हिस्सा आप लोगों ने करना है कि इसके बाद से अब आपने डिक्रीमेंट शुरू करा देना। तो इसी तरीके से 2 लूप, तकरीबन 2 लूप 3 लूप और लगेंगे इसी तरीके, वो इसके नीचे लगेंगे। ये आप लोगों का टास्क होगा, वो मैं असाइनमेंट में लिख के दूंगा कि आप लोगों ने बनाना है। फिर इंशाल्लाह मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा। तो अब किसी का कोई सवाल है तो काइंडली सवाल कर ले। क्लास आज की यहाँ तक की है। सर जी मेरा फंक्शन के हवाले से सवाल था कोई। जी जी सर, वो हम जो फंक्शन बना के जो आर्गुमेंट हम पास करते हैं और पैरामीटर है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है और हमें ज़रूरत क्यों होती है इन दोनों चीज़ों की? अच्छा, पैरामीटर और आर्गुमेंट क्यों ज़रूरी होता है? अच्छा जी सर। पैरामीटर हम उस चीज़ को कहते हैं जो कि हम फंक्शन के साथ डिफाइन कर रहे हैं। पैरामीटर हम उस चीज़ को कहेंगे जो हम फंक्शन के साथ डिफाइन कर रहे हैं। ये जो मैं दे रहा हूँ ए बी सी, ये मेरे पैरामीटर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पैरामीटर। अगर मैं पैरामीटर डिफाइन नहीं करूँगा तो मैं फंक्शन को कॉल करते वक्त उसके आर्गूमेंट नहीं लूँगा। सही है, मैं उसके आर्गूमेंट नहीं ले पाऊँगा। मैं उसको रिस्ट्रिक्ट करता हूँ कि भाई ये फंक्शन जो है ये डिपेंडेंट है पैरामीटर पे, आपने इसकी वैल्यूज़ देनी है एज एन आर्गूमेंट लाजमी। ये इसको वहाँ बाउंड कर देगा। पैरामीटर की नीड क्यों पड़ती है? देखें, सिनेरियो इसका ये है, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। अब मुझे पता है इस फंक्शन की जो भी वैल्यू आएगी वो डायनेमिक आएगी, मतलब मुझे नहीं पता होगा इसकी कौन सी वैल्यू आ रही है।
ठीक है, मुझे नहीं पता होगा, क्या पता 100 आ जाए, क्या पता 50 आ जाए, क्या पता 1 लाख आ जाए, सही है, मुझे नहीं पता। ये रन टाइम पे कैलकुलेट होके आएगी, बात समझिएगा मेरी, ये रन टाइम पे कैलकुलेट होके आएगी, मुझे नहीं पता क्या आएगी, या मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ भाई, उसका नाम क्या है, तो जो मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ वो वैल्यू मैं यहाँ पे भेजूंगा, मुझे नहीं पता यूजर का क्या नाम होगा, वी डोंट नो, हमें नहीं पता यूजर का क्या नाम होगा। तो उस टर्म में जब हमें इस फंक्शन में कोई वैल्यू भेजनी पड़ती है, हम इस फंक्शन में कोई वैल्यू भेजना चाह रहे हैं आउटसाइड दिस फंक्शन, इस फंक्शन के बाहर से, तो वहां पे हमें इसके पैरामीटर क्रिएट करने पड़ते हैं। अगर इस फंक्शन के अंदर ही वैल्यू रखनी है तो फिर मुझे इसकी पैरामीटर की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ए बी सी बोल रहा हूँ कि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, अगर मुझे खुद से ही देनी है वैल्यू, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ लिख दूंगा नीचे आके भाई a इक्वल टू 25, b इक्वल टू 55, c इक्वल टू 66। मुझे ज़रूरत ही नहीं है इसके पैरामीटर क्रिएट करने की, अगर मुझे ये खुद से देनी है वैल्यूज, ठीक है, मुझे अगर पता है यार मेरी इसकी फिक्स वैल्यूज़ है, यही मुझे देनी है, तो मैं यहाँ से दे दूँ, मुझे इसके पैरामीटर। हाँ, अब मेरी नीड है कि भाई नहीं, यूज़र देगा वैल्यू। अब जाहिर सी बात है, जब यूज़र वैल्यू देगा तो हमारे दो तरीके होते हैं, या सिर्फ इसी फंक्शन के लिए मैं इसी फंक्शन के अंदर यूज़र से इनपुट ले लूँ, मेरी बात समझिएगा, या मैं इसी फंक्शन के अंदर यूज़र इनपुट वाला काम कर दूँ और इसी फंक्शन के अंदर यूज़र मुझे इनपुट दे दे, वो मैं वैल्यू स्टोर करा के उसके काम करवा दूँ। लेकिन एक और सिनेरियो है कि भाई मैंने यूज़र इनपुट के लिए एक अलग फंक्शन बनाया हुआ है, समझ रहे हैं आप, क्योंकि हम डायनेमिक काम कर रहे हैं ना, तो हम हर चीज़ को समराइज करते हैं कि हम बिल्कुल सेपरेट करें ताकि कोई चीज़ किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यूज़र इनपुट वाला काम कोई 10-12 फंक्शन में यूज़ करना है, तो क्या मैं हर फंक्शन में जाके यूज़र इनपुट का कोड लिखता रहूँगा? मुझे सिर्फ आप यस नो में जवाब दें। नो सर, नहीं, मैं क्या करूँगा, एक यूज़र इनपुट का फंक्शन बना दूंगा, उसमें वो फंक्शन जब कॉल करूँगा जहाँ भी मुझे यूज़र से इनपुट लेना हो। अब क्या हुआ, मैंने उस फंक्शन से यूज़र के इनपुट की वैल्यू ली, अब वो वैल्यू मैंने किसी वेरिएबल में सेव करवा रहा हूँ, रिटर्न करवा रहा हूँ या कुछ भी करवा रहा हूँ, वो मैं किसी वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ, देन वो वैल्यू मैं इस फंक्शन में भेजूंगा। अब जब मुझे वो वैल्यू इस फंक्शन में भेजनी है, अगर मैं इसके पैरामीटर क्रिएट नहीं करूँ तो मैं इस फंक्शन में वैल्यू नहीं दे सकता हूँ, समझ रहे मेरी बात? जी सर। अगर मैं इसके पैरामीटर क्रिएट ना करूँ तो मैं इस फंक्शन में, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोल देता हूँ भाई a इक्वल टू 45, b इक्वल टू 0, d इक्वल टू a प्लस b, ठीक है, मेरे एक फंक्शन है और मैंने सिंपल सा फील्ड लिख दिया d। अब किसी और फंक्शन से मुझे कोई वैल्यू मिली, फॉर एग्जांपल z इक्वल टू 100। अब मैं चाह रहा हूँ यार ये z जो मेरे फंक्शन के बाहर है ना, मैं इस फंक्शन में भेजूँ, कैलकुलेशन वाले फंक्शन, कैसे भेजूँगा बताओ? थ्रू पैरामीटर। पैरामीटर के अलावा सोच के बताएं कैसे जाए। सर जी हम एक आर्गुमेंट पास करेंगे। किस में? सर जी ये कॉल वाले फंक्शन में। मैं मतलब आप ऐसे कह रहे हो, मैं ऊपर ऐसे? जी सर, जी सर। ले आएगा सर ऊपर ये नहीं जाएगा, ये यहाँ पे एरर दे देगा, थ्रू रिटर्न। ये देखें एरर दे रहा है, कह रहा है कैलकुलेशन के पास तो है ही नहीं कोई पोजिशनल आर्गूमेंट, आपने एक दे दिया, बट 1 वाज गिवन, जो मैंने z दिया बोला 1 वाज गिवन, आपने एक आर्गूमेंट दे दिया जबकि इस फंक्शन में कोई है ही नहीं पैरामीटर। तो सिर्फ पैरामीटर हम इसलिए यूज करते हैं कि हम उस फंक्शन में कोई वैल्यू भेज सकें आउटसाइड द फंक्शन। अगर मुझे यहाँ इसमें वैल्यू भेजनी है तो मुझे यहाँ पर कोई पैरामीटर डिफाइन करने पड़ेंगे। अब जैसे मैं a डिफाइन कर रहा हूँ, मतलब एक पैरामीटर, अब मैं एक आर्गूमेंट भेजूंगा इस फंक्शन को जब भी कॉल करूँ, तो मुझे जितने पैरामीटर भेजने पर जितनी वैल्यूज मैं चाहूँगा उस फंक्शन भेजना, उतने नंबर ऑफ पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन करूँगा, तभी वो उस फंक्शन के अंदर वैल्यू जाएगी मेरी, अदरवाइज नहीं जाएगी। समझ में आया थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट? जी सर। इस फंक्शन में मुझे कोई वैल्यू गेट करनी है किसी आउटसाइड किसी दूसरे फंक्शन से या किसी आउटसाइड दिस फंक्शन, तो मुझे उसको पैरामीटर डिफाइन करने पड़ेंगे, जितनी भी मुझे वैल्यूज लेनी, 2 लेनी है, 3 लेनी है, 4 लेनी है, उतने नंबर ऑफ पैरामीटर दूंगा, फिर वो जब मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल करूँगा एज एन आर्गूमेंट वो वैल्यूज भेज दूँगा। पैरामीटर इसको कहेंगे जो मैंने फंक्शन के साथ क्रिएट करा है, आर्गूमेंट उसको कहेंगे जो मैंने फंक्शन के अंदर वैल्यू भेजी।
वैल्यू भेजने को आर्गुमेंट कहते हैं, वेरिएबल क्रिएट करने को पैरामीटर। देखो पैरामीटर लिखा है ना, पैरामीटर ए ओवर पे आ रहा है ना, जी सर। पैरामीटर ए। तो जो मैं फंक्शन के साथ क्रिएट करूंगा वो पैरामीटर कहलाएगा, और जो मैं फंक्शन के साथ वैल्यू भेजूंगा वो उसका आर्गुमेंट कहलाएगा। ठीक है। जी सर। अगर मुझे उस फंक्शन में कोई वैल्यू चाहिए आउटसाइड दिस फंक्शन, तो मुझे उसके पैरामीटर डिफाइन करने पड़ेंगे। अगर नहीं करूंगा तो मैं उस फंक्शन में किसी और फंक्शन से यहाँ वैल्यू नहीं भेज सकता, इस फंक्शन के अंदर कोई और वैल्यू भेज ही नहीं सकता। तो इसलिए हम पैरामीटर डिफाइन करते हैं। जहाँ भी हमें चाहिए होता है यार इसकी मुझे वैल्यू लेनी पड़ेगी किसी और से या कोई भी देगा, तो वहाँ पे मैं पैरामीटर डिफाइन करूँगा। क्लियर है? जी सर। और किसी को कोई सवाल है गाइस? जी हाफिज। सर क्या आपको मेरी असाइनमेंट मिल गई थी? जी जी मिल गई थी, मैं देख भी लेता हूँ, मिल ओके। गई थी। अच्छा, और किसी का कोई सवाल है? सर जी लूप से बाहर आने का तरीका सर, एक जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है, और दूसरा सर जी जब हम कोई लूप से बाहर आना चाहते तो ब्रेक का कीवर्ड यूज करते हैं। तो सर जी इसके अलावा भी कोई है तरीका कि जिससे हम लूप से बाहर आ जाए? लूप जब खत्म हो जाए खुद ही ऑटोमेटिकली बाहर आ जाए। ठीक है। लूप की जब रेंज पूरी हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी। सर उस वक्त तो कंडीशन जो भी होगी वो फॉल्स होगी, तो उसके बाद ही बाहर आएगी ना? आप वाइल लूप की बात कर रहे हैं फॉर लूप की? ये बताओ। सर वाइल लूप की। वाइल लूप की आप बात कर रहे हैं कि कंडीशन जब भी फॉल्स होगी तभी वो बाहर आएगा, बिल्कुल सही है। जी सर। इसके अलावा अगर आपने फोर्सफुली इसको रोकना है तो कंट्रोल सी से आप रोक सकते हैं। कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे आप तो वो स्टॉप कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। और ओके सर। उसके अलावा ब्रेक लिखेंगे तो वो तब टर्मिनेट कर जाएगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है उससे बाहर आने का। या तो वो खुद ख़त्म होगा, या तो आप उसको ब्रेक करके ख़त्म करोगे, या उसकी कंडीशन फॉल होगी, या उसकी लिमिट पूरी हो जाएगी, या आप फिर कंट्रोल प्लस सी दबा के उसको टर्मिनेट करोगे। ठीक है गाइस, आज यहीं तक है। अब आप लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि अब देखें सिर्फ लास्ट सर क्या आपको मेरी असाइनमेंट क्या ठीक थी? मैं उसको देख के आपको फीडबैक देता हूँ वापस। ओके। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि लास्ट जो अब नेक्स्ट वीक होगा वो हमारा लास्ट होगा बेसिक्स के हवाले से। ठीक है, तो अपना ये आपका पूरा एक वीक है, आप रिवाइज कर लें जितना आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट वीक हमारा बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की तरफ स्विच करेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप लोगों की बेसिक स्ट्रांग हो, सारी चीज़ें क्लियर हो, ताकि फिर हम आगे जो एडवांस लेवल अब आगे ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, सर नेक्स्ट टॉपिक हमारे कौन से होंगे? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होंगे लैम्डा फंक्शन होगा, कॉम्प्रिहेंशन लिस्ट होगी, और हमारे पास मैपिंग वाले फंक्शन होंगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है गाइस।